अन्ना जी को लोक संसद का मुद्दा उठाना चाहिए। मेरी तो सलाह रही है हमेशा कि लोक संसद का मुद्दा उठाना चाहिए। अन्ना जी कह रहे हैं जन संसद। जन संसद माने क्या? जनता। अरे तो जनता तो पूरी की पूरी यही है, फिर जन संसद क्या शब्द आएगा? अन्ना जी ने अब गलती से कह दिया संसद सर्वोच्च है। कहीं संसद भी सर्वोच्च होती है? संसद तो जनता की मैनेजर होती है। लोक और तंत्र में लोक होता है मालिक और तंत्र होता है मैनेजर। और अन्ना जी ने कह दिया संसद सर्वोच्च होती है। संसद किससे सर्वोच्च होती है? लोक से भी ऊपर होगी क्या संसद? तो अब ये संसद सर्वोच्च कह करके वो फंस गए। अन्ना जी को यह कहना चाहिए था कि संसद वर्तमान व्यवस्था में तो ऊपर है, लेकिन वास्तव में जनता से ऊपर नहीं है, जो वो कभी कभी बोलते भी हैं। नहीं अब तो जन ये संसद। ये मैं जानना चाहूंगा कि दो भले मानुसों के बीच यानी अन्ना हजारे और बजरंग मुनि के बीच में ये गैप क्यों बना नहीं, हुआ है, गैप तो है ताकि ही नहीं है, लोग बिल्कुल गैप नहीं है। अन्ना हजारे जन संसद बोल रहे हैं, आप लोक संसद बोल रहे हैं, समझने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जा रही नहीं, है। यदि अन्ना हजारे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात कुछ दिन के बाद समझ लेंगे। अन्ना जी जब, भाई अन्ना जी को अभी तो धोखा हुआ है ना, अन्ना जी फंस गए इस आंदोलन में। तो अब इस आंदोलन में वो फंस गए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उठाएंगे लोक तो संसद की क्या बात। आपको लग रहा है कि जिस अन्ना जी की बात सरकार ने अपने अधिकारों में कटौती की बात नहीं मानी, वो सरकार लोक संसद के लिए तैयार हो जाएगी? लोक संसद के लिए तैयार होगी या नहीं होगी यह बाद की बात है। एक बात बताइए ना भाई, सीधी सी तो बात है कि हमने अपनी बंदूक किसी अपने पहरेदार के हाथ में दे दी जी। और उस पहरेदार की हो गई नीयत खराब। वो पहरेदार मेरी हत्या करना चाहता है कि मालिक को अगर मार देंगे तो सारा मेरे कब्जे में आ जाएगा। वह बंदूक कैसे वापस ली जाए, यही तो मुख्य मुद्दा है। तो हमारी जो संसद है उसके हाथ में किसी तरह छल कपट से, गलती से, जानबूझकर जो भी हमसे भूल हुई हो, ये पता नहीं, ये अभी हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं कहाँ भूल हुई, लेकिन हमारी जो बंदूक थी वो हमारी संसद के पास चली गई और संसद ने संविधान संशोधन का अपने पास अधिकार ले लिया। जो जो छल कपट उन लोगों ने किया हो, अब संविधान संशोधन का अधिकार उनके पास चला गया। यह अधिकार जब तक उनके हाथ से वापस नहीं आएगा तब तक मालिक को रात भर नींद नहीं आएगी। आप भी कहते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सेम वर्ड्स जो है अन्ना हजारे भी बोलते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी कोई विकल्प खड़ा करने की बात नहीं करता है। यानी विकल्प तो एक ही है, सीधा सीधा एक विकल्प है कि राजनेताओं के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। खास करके संविधान संशोधन का अधिकार वर्तमान संसद से, वर्तमान संसद के पास तीन अधिकार हैं। कार्यपालिका की समीक्षा वो करती है वर्तमान संसद, विधायिका उसके पास पूरी की पूरी है, कानून बनाने का अधिकार तो उसी के पास है सारा का सारा। और हाँ, मैं कहना चाहता हूं नेता खुद को सर्वोच्च मानने लगे हैं। लोकपाल की महाभैंस में ये सारी चीजें सामने आई हैं। वो जनता को ये सड़क का आदमी कानून कैसे बना देगा, इस तरह से ये भाषा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि वो आप उनके अधिकारों की समीक्षा, यानी लोक जिसको कह रहे हैं, क्या वो सांसदों के अधिकारों की समीक्षा कर पाएगा? और केवल समीक्षा कर दी तो समीक्षा के बाद उसके अधिकारों में कटौती कर पाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी नेता इस प्रकार से पावरफुल होता है तो कहीं न कहीं जनता कोई मार्ग निकाल लेती है। जयप्रकाश आंदोलन के समय हम लोगों ने देखा कि जनता ने सोचा कि हम इस प्रकार के सांसद भेजें वहां पर कि जो संविधान में संशोधन करके जनता को पावर दें। यही अटल बिहारी वाजपेयी, यही मुरारजी देसाई उस समय कहते थे कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब पावर में बैठे तो बदल गए। दूसरा प्रयोग अभी अन्ना जी ने किया। अन्ना जी यदि यह प्रयोग न करके, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर न करके और राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर करते, या संविधान संशोधन के लिए अलग लोक संसद होनी चाहिए, इस मुद्दे पर किए होते तो इसका परिणाम निकलता। अब उन्होंने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा लिया, उसका परिणाम तो कुछ खास निकलना था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा, सारी जनता में मुझसे लोग पूछते थे अन्ना हजारे कौन हैं
और लोकपाल क्या है? न जनता अन्ना हजारे को जानती थी और न लोकपाल को जानती थी, और सड़क पर जनता निकल आई। क्यों निकल आई? वो अन्ना हजारे के पक्ष में निकली होती तो जानती होती। जनता इसलिए निकल आई कि जनता ने यह सोचा कि वर्तमान राजनेताओं से या पार्लियामेंट पर नियंत्रण के लिए कोई आदमी बात कर रहा है, इसलिए जनता निकल आई। ठीक बात। अगर आगे कोई और इस प्रकार का आंदोलन होगा तो जनता निकल कर आ जाएगी, जनता माने गड़बड़ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपने देखा है ना, मिस्र में हुआ है, ट्यूनिसिया में हुआ है। कहां से जनता आ गई? कौन नेता बुलाया था? 1 घंटा में सारी करोड़ों जनता आ गई, सारा संविधान समुद्र में डाल दिया गया और सारे नेता किनारे कर दिए गए और जनता ने वहां पावर ले लिया। और यदि वो भी नहीं हुआ तो चौथा आपने देखा है लीबिया में, मरेंगे और मारेंगे, जरूरत पड़ेगी अमेरिका को आमंत्रित करेंगे। मेरा ये कहना है कि वर्तमान भारत की संसद और वर्तमान राजनेता जनता के धैर्य की परीक्षा न लें और वे अपने अधिकारों में कटौती करने को तैयार हो जाएं, अन्यथा जेपी आंदोलन होगा कि अन्ना आंदोलन होगा कि रामदेव आंदोलन होगा कि मिस्र और ट्यूनिसिया बनेगा कि लीबिया बनेगा, क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन जनता इस प्रकार से गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं। ये माना जा रहा है कि भारत, मिस्र और ट्यूनीशिया इसलिए भी नहीं बनेगा कि भारत में लोकतांत्रिक हवा बहती है, जिसके कारण से वो जो गुबार पैदा होता है जनता में, वो कहीं ना कहीं बाईपास निकल जाता है। हाँ, तो ये जो गुबार जब जनता जान जाएगी कि ये लोकतंत्र ढोंग है, वास्तव में लोकतंत्र नहीं लोक स्वराज्य होना चाहिए, वास्तव में भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें लोक और तंत्र ये दोनों मिलकर के व्यवस्था करेंगे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिस दिन जनता जान जाएगी ये सारा धोखा गुबार उबार निकालने वाला जो कर रहे हैं ना, ये सारा हवा हो जाएगा और जनता इन लोगों के, क्योंकि जनता देख रही है। अच्छा, आपने मिस्र में कहां सुना था कभी भी? मिस्र में तो एकाएक हो गया, तो जनता कब उबल जाएगी क्या पता है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनमानस इतना परिपक्व हो चुका है कि उसे इतना अधिकार दिया जाना चाहिए और वो डिसाइड कर लेगा? अगर नहीं हो चुका होता तो एक अज्ञात अन्ना और अज्ञात लोकपाल के पीछे सारा हिंदुस्तान कूद पड़ता क्या? आप कैसे कह सकते हैं देश की 30% धरती पर नक्सलवादी अलग हिंदुस्तान चलाते हैं और भी अलगाववादी संगठन देश में काम करते हैं? ऐसी स्थिति में जनमानस एक है, इसकी गारंटी कैसे दी जा सकती है? नहीं, जनमानस तो एक है सर, यहाँ एक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि अन्ना आंदोलन जो चला तो उस आंदोलन में नक्सलवादी क्षेत्रों में भी लोगों ने अन्ना का साथ दिया, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिया, मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिया, सारे देश के सब प्रकार के लोगों ने अन्ना का साथ दिया है। तो अन्ना को जनता ने साथ देने में कहीं कोई कंजूसी नहीं की है। टीम अन्ना को बार बार बोलना पड़ा कि नहीं हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, नहीं हम दलित विरोधी नहीं है, और दोबारा जो अनशन किया गया अन्ना द्वारा तो दलितों ने वहां पर पर्चे भी फेंके, काले झंडे भी दिखाए। दलितों ने नहीं फेंके, दलित तो सारे लोग, दलित और मुस्लिम ये तो भेद ही मिट गया था सारा का सारा। दलितों के ठेकेदार जो दलितों का हक चूस चूस करके खा रहे हैं, माने मुसलमानों के ठेकेदार जो मुसलमानों के नाम पर सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदार लोगों ने पर्चे फेंके, ऐसे ठेकेदार लोगों ने ये सारा विरोध किया। कहीं दलित मुसलमान गरीब अमीर कोई भेद नहीं था किसी भी प्रकार का देश में। ये ठेकेदार जो सरकारी एजेंट हैं। अन्ना के आंदोलन की फिलहाल दिशा क्या होनी चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न अन्ना है के देश के आंदोलन सामने। की दिशा सीधी यह होनी चाहिए थी, जिस दिन अन्ना जी ने 27 या 28 अगस्त को विजय जुलूस निकाला अपना, उस दिन अन्ना को मान लेना चाहिए था कि लोकपाल की लड़ाई हमारी अब हो गई पूरी। चाहे कमजोर लोकपाल आएगा, मजबूत लोकपाल आएगा, कोई बात नहीं है, जनता ने दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दी। और वहां से अन्ना हजारे को अपना स्टैंड बदल लेना चाहिए था कि अब हमारी लड़ाई इस दिशा में जाएगी कि लोक होगा मालिक और तंत्र होगा मैनेजर, इस दिशा में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां उनको अपनी दिशा बदल देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बदल पाए
और नहीं बदल पाए तो उसका आज परिणाम आप देख रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि बातें कहने में जितना अच्छी लग रही है कि लोक संसद होनी चाहिए और जनता को सब कुछ दे दिया जाना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अराजकता की तरफ हम बढ़ेंगे? हम अराजकता की तरफ, यदि गुलामी के बजाय अराजकता की तरफ जाएंगे तो जाने में कुछ गड़बड़ नहीं है। आप ये बताइए कि क्या गुलामी अच्छी है, क्या तानाशाही अच्छी है? आज हमारे देश के नेता लोग सब, पूरा तंत्र, नेता ही नहीं पूरा तंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों को मिला करके तंत्र बना है। ये सारा जो तंत्र है यह तानाशाही की दिशा में बढ़ रहा है, अपना मनमाना वेतन बढ़ा ले रहा है और वसूल कर रहा है लोक से। आप और अन्ना सरीखे लोग क्यों नहीं एक राजनीतिक दल बना करके उस सिस्टम पर पहुंच जाते हैं कि फिर जो आप चाहते हैं, जो आपके सपनों का भारत है, तब आप उसको बदलने की सोचें। तब देखना चाहेगा देश की अन्ना क्या अपनी जो पावर्स उन्होंने जो अन्ना की पार्टी या आप लोग जो मिलकर एक ढांचा बनाते हैं, तब आप लोग कितना पावर्स देश को दे पाते हैं, जन को दे पाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा है कि सत्ता से समाज की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। सत्ता अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में समाज क्या करेगा? समाज तो पंगु है। समाज क्या करेगा? उसने दिखाया है ना कई जगह पर, तो दिखाएगा समाज। लेकिन क्या करेगा समाज, वो मैं कैसे बता सकता हूं? मेरी बंदूक। लेकिन दूसरे आंदोलन में दिख गया कि समाज निराश था और उतनी भीड़ नहीं जुट पाई जितनी भीड़ अन्ना के पहले आंदोलन में दिखी। तो अन्ना के पहले आंदोलन में भीड़ जुटी, ये बात सही है कि भीड़ जुटी। उन लोगों ने लोकपाल लाने का दे दिया। मैं आपको एक बात साफ बता दूं पूरी तरह से कि सारे राजनीतिक दल अंदर अंदर एक हैं। ये कांग्रेस और भाजपा और कम्युनिस्ट और सपा फलाने ठिकाने, ये सब नाटकबाजी है। अंदर में सारे लोग एकजुट हैं इस बात के लिए। उनका अपना स्वार्थ एकजुट होने को मजबूर कर रहा है। लेकिन अभी तक आपने जितने आंदोलनों का उदाहरण दिया, चाहे मिस्र हो, चाहे ट्यूनीसिया हो, चाहे लीबिया हो, आपको नहीं लगता कि वहां का भी आंदोलन कहीं ना कहीं दिशाहीन था? कोई अल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाया। आंदोलन सफल हो जाने के बाद वहां की परिस्थितियां बताती है कि बिना अल्टरनेटिव के आप जो आंदोलन करते हैं उसका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ कोई मतलब ना हो। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के जो आंदोलन दिशाहीन आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों के कोई खाका, अच्छा खाका नहीं बन पाता है। लेकिन यदि गुलामी है तो गुलामी से मुक्ति के लिए खाका बनाने का कोई अभी अवसर दिख नहीं रहा है। विषय यह है कि जो जैसा विद्या जी कह रहे हैं कि अराजकता की ओर न समाज को ले जाकर, क्या बजरंग मुनि और अन्ना हजारे जैसे लोग देश में 1000 युवा इस तरह के तैयार नहीं कर सकते जो देश को वहां तक पहुंच सके और फिर देश को आपके अनुसार दिशा दे सके? आप बता रहे हैं 1000 युवा, हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने 5 युवा तैयार किए थे। मैं आपको बताऊंगा आगे चर्चा में, तो आज तो समय नहीं है उतना, लेकिन मैं अगले सप्ताह की चर्चा में आपको बताऊंगा कि आप कह रहे हैं कि 1000 युवा तैयार करने की, और हम लोगों ने 5 युवा तैयार किए थे और पांचों जाकर के वहां पावर में गए तो भ्रष्ट हो गए। मतलब हम हमेशा के लिए निराशा में डूब गए? एकदम बिल्कुल निराशा में नहीं। आप इस आशा में डूबिए कि जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है। आप चाहे एक नहीं, वहां कोई चरित्रवान भेज दीजिए, या तो चरित्रवान, सारे हिंदुस्तान में सब कोई जान रहा है कि कोई चरित्रवान अभी चुनाव जीत नहीं सकता है। अब अगर कोई चरित्रवान चुनाव जीत गया तो चरित्रवान नहीं रहेगा, और अगर रह गया तो वहां से निकाल दिया जाएगा। हम काहे को उम्मीद करें वहां चरित्रवान भेजने के लिए, या तो चरित्रवान जा नहीं सकेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जब कोई चरित्रवान चुनाव जीत ही नहीं सकता है और जाएगा तो वहीं उसको शामिल ही होना है, और नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हम ये व्यर्थ में पेड़ पर चढ़ने उतरने कसरत क्यों करें? माने आंदोलन की जो ये मुहिम है, ये आंदोलन की मुहिम हमने बहुत कोशिश की बजरंग मुनि जी को इस स्तर पर लाने की कि वो जो विकल्प है खुद विकल्प बनकर उभरे, लेकिन उनका ये कहना हमेशा बना रहा कि आप जो हैं सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई विकल्प काम नहीं कर सकता, कोई विकल्प कारगर नहीं हो सकता। विद्याशंकर जी, आप हमसे बात करने के लिए यहाँ आए, बजरंग मुनि जी यहाँ पर आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश हो मेरा में आपके पास अगर कोई सुझाव है, शिकायत है या सवाल है तो आप हमें वो अपने सुझाव, सवाल या शिकायत हमारी स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।